वहां से निकलता है, ठान लेता है कि आज के बाद इतिहास में नहीं आना है। ऐसा उस चंद्रशेखर आजाद के मन की दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा लेकर जब वहां से चल पड़ता है तो उसे ध्यान में आता है कि हमारे देश का जो ये धन माल धन धान्य जितना भी है ये अंग्रेज लूट कर ले जा रहे हैं। वो चंद्रशेखर आजाद एक योजना बनाता है, उसको पता है कि अंग्रेज हमारे ही लोगों का धन माल लूट कर अपने खजाने में जमा करने वाले हैं। तब वो चंद्रशेखर आजाद अपने क्रांतिकारी मित्रों के साथ में मिलकर एक दिशा की ओर बढ़ता है और वो कांड होता है जिसको आज हम जानते हैं काकोरी कांड। उस काकोरी कांड के अंदर चंद्रशेखर आजाद पूरी योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से उसको लूटा जाएगा और वो धन धान्य सब लूटकर उस ट्रेन को लूटकर जो ट्रेन सहारनपुर से होकर लखनऊ जाती है उस ट्रेन को लूट लेते हैं। उसको लूटने के बाद सब क्रांतिकारी अलग अलग दिशा में जाते हैं, परंतु राम प्रसाद बिस्मिल सहित 2 क्रांतिकारी एक साथ पकड़े जाते हैं। सभी को अलग अलग प्रकार से सजा दी जाती है, किसी को फांसी की सजा तो किसी को उम्र कैद की सजा दी जाती है। मांग में केवल एक बच जाते हैं, वो है चंद्रशेखर आजाद। अंग्रेज अधिकारियों को पता था कि वो बचा हुआ है क्योंकि वो बचपन से उसको जानते थे। तो चंद्रशेखर आजाद को पता है कि ये मुझे पकड़ने का प्रयास करेंगे, इसलिए वहां से वो चल देते वाराणसी से। और वाराणसी से चलते समय वो सीधे झांसी आते हैं। उनका जीवन देखिए, जब झांसी लौटते हैं तो बुंदेलखंड की उस धरती पर पहुंचते हैं। रास्ते में आते आते उनको पता था यदि किसी साधन से जाएंगे तो धर पकड़ दे जाएंगे, परंतु अपना परिवेश वेशभूषा बदल कर निकलते हैं वहां से। और निकलने के बाद में रास्ते में अंधेरे में रात्रि में जब चंद्रशेखर आजाद आते हैं तो उन्हें लगता है कि हो सकता है आगे कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए वो एक टूटी हुई झोपड़ी में देखते हैं कि यहाँ एक दीवा चल रहा है, एक झोपड़ी बनी हुई है। वहां जाते हैं और दरवाजे को बजाते हैं, ठक ठक की आवाज आती है। एक बूढ़ी सी माँ एक वृद्धावस्था में एक साड़ी पहने हुए आती है बाहर। बोले कौन? उस समय चंद्रशेखर आजाद को सब लोग जानते थे, चंद्रशेखर आजाद का बोलबाला था। उमा पूछती कौन? चंद्रशेखर कहते हैं मैं आजाद। वो समझ जाती है, अंदर प्रवेश होता है। चंद्रशेखर आजाद बैठते हैं, पूछते हैं, चाय पानी होती थी पूछते हैं, बहुत देर तक बातें चलती थी, पूछते हैं कि घर में कौन कौन है। तो माँ कहती है कि मैं और मेरी पुत्री ही। थोड़ी देर चर्चा करने के बाद उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ होगा, परंतु फिर वो माँ से पूछते हैं कि जीजाजी नहीं दिख रहे हैं। तो वो माँ कहती है कि आजाद, ये जो मेरी बेटी है ना, इसका विवाह नहीं हुआ है। चंद्रशेखर आजाद पूछते हैं इसका विवाह क्यों नहीं हुआ? ये बहन है, बहन का विवाह क्यों नहीं हुआ? तो माँ कहती है इसका विवाह करो कैसे? मेरी स्थिति बहुत दयनीय है, दहेज बहुत देना पड़ता है, इतना दहेज देने के लिए मेरे पास है नहीं। उस समय चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए 5000 रुपए का इनाम रखा गया वाराणसी। जब चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि यहाँ से पुलिस थाना बहुत पास में है, आप जाइए और वहां जाकर सूचना कर दीजिए कि चंद्रशेखर आजाद मेरे घर में है और वो 5000 रुपए आप इनाम दे दीजिए। तो उस माँ की आंखों में आंसू आ जाते, उस बहन की आंखों में आंसू आ जाते। वो माँ अपनी करुण कथा से कहती है कि जो बेटा अपनी भारत माता के लिए चला हो, भारत माता को आजाद कराने के लिए चला हो, भारत माता को दुश्मनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए चला हो, उस बेटे को मैं अंग्रेजों के हवाले कर दूं। माँ की आंखों से आंसुओं की धार टपकने लगती है, उस बहन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रात्रि में जब ऐसे ही बातें करते करते माँ और बहन को नींद लग जाती है और चंद्रशेखर आजाद वहां से रात्रि में चल जाते हैं। परंतु जब सुबह होती है, वो माँ बहन उठती है और देखती है कि ये कोठरी में कुछ बंधा हुआ है, कुछ पैसे बंधे हुए हैं। तो ऐसे चंद्रशेखर आजाद अपनी 5 जितनी भी धनराशि थी उतनी देकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं।
चंद्रशेखर आजाद वहां से आगे बढ़ने के बाद में बुंदेलखंड की धरती पर प्रवेश करते हैं और उस बुंदेलखंड की धरती में जो लोग आज युवा रोजगार के लिए बोलते हैं, ऐसे उस महान चंद्रशेखर आजाद ने मोटर वाइंडिंग का काम किया बुंदेलखंड के अंदर। और मोटर वाइंडिंग का काम करते करते चंद्रशेखर आजाद ने ड्राइविंग सीखी और ड्राइविंग सीखने के बाद भी भेष बदल कर रहते थे और भेष बदलने के बाद में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम आज एसपी बोलते हैं, उसकी गाड़ी चलाई। ये करने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद वहीं डटे रहे।